अस्सलामुअलैकुम सामईन, उर्दू अदब के यूट्यूब चैनल से आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के मशहूर मारूफ मुसन्निफ और नावल निगार हाशिम नदीम का एक मशहूर नावल परीज़ाद। शायद मेरे माँ बाप का इस मामले में इतना कसूर नहीं था। जब किसी गरीब घराने में यक बाद दीगर ऊपर नीचे 9 बच्चे पैदा हो जाएं तो फिर इन बच्चों में से किसी एक बच्चे की हसासियत का भला कैसे ख्याल रखते हैं। ये मेरी अपनी बदकिस्मती है कि मैं ऐसी सूरत के बावजूद भी अंदर से बेहद हसास वाक़या हुआ था। बदसूरत अगर हसास भी हो तो इसे सोने पर सुहागा ही कहा जाएगा। काश इंसान इस दुनिया में गरीब ही पैदा होता या फिर नाजुक दिल। मुझ जैसे लाखों करोड़ों बच्चे इस मुल्क में इन्हीं गलियों कूचों की धूल चाटे हैं, मगर मेरी हसासियत ने मेरी ज़िंदगी का खारजाद मेरे लिए तवील कर डाला था। मैं जितना लोगों की आंख में चुभता उतना ही उनकी नज़र में आता था, और फिर मेरे अंदर पलता वो एक हसीन परीज़ाद जिससे हर खूबसूरत चेहरा अपनी जानिब लपता था। किसी जबीं की एक झलक मेरे दिल में थल पल मचा देती थी। धड़कन इतनी तेज हो जाती थी कि लगता था अभी दिल सीने में से निकल कर बाहर आ जाएगा, मगर मैं उस आफत रोग से उस वक्त तक ना आशना रहा जब तक मैंने पन में कदम रखा। बचपन तो यूं ही मिट्टी के सहन में मिट्टी होते गुजरता गया। मुझसे 3 बड़ी बहनें और सबसे बड़े 2 भाई, और मुझसे छोटी एक बहन और 2 भाई। सभी की जिंदगी मजे में गुजर रही थी, क्योंकि इन्हें ना तो अपनी जिंदगी से कोई तवक्को थी और ना ही जीवन के बर्ताव इनसे कुछ अलग था। शायद जिंदगी में सबसे बड़ी दुश्मन हमारी अपनी तवक्कुआत होती हैं। कांटों में उलझा देने वाली उम्मीदें, गरम तपती रेत पर चलने पर मजबूर करने वाली तवक्कुआत। मैं 8वीं जमात में था जब 2 बड़े भाइयों की शादी इकट्ठी कर दी गई। घर में 2 अफराद का इजाफा हो गया और हम सब बहन भाई अपनी अपनी मखसूस जगहों से अब बाहर आने बरामदे में और सहन में आ गए। छोटे से घर की तकसीम कितनी मुश्किल होती है, जहाँ बातों के दरनाक और एक दूसरे की सोच भी सुनाई दी जाती है। लिहाजा धीरे धीरे हम बहन भाइयों की सोच में भी सरगोशना होती चली गई। शायद मजबूरी और गुलामी की इंतहा भी यही होती होगी कि इंसान अपनी सोच की बोली भी ऊंची ना होने दे, सोचना भी सरगोशियों में शुरू कर दे। क्योंकि शादी के बाद घर की आबादी बढ़ी तो हम सबको मजीद सरका दिया गया। कमरे वाले बरामदे में, बरामदे वाले सहन में, और मैं जो सहन में सोता था मेरे लिए फरमान हुआ कि बाकी बहन भाई चूंकि छोटे हैं लिहाजा मुझे घर की छत पर बने एक कच्चे कमरे में मुंतकिल होना पड़ेगा। छत पर टीन और मिट्टी का बना ये छोटा सा कमरा घर के कबाड़ को जमा करने वाले काम आता था। गरीबों की जिंदगी में कोई चीज फालतू नहीं होती थी। 1 साल पहले जिसे शय को फालतू कचरा या ज्यादा समझकर इस गोदाम में फेंक दिया जाता, अगले साल इसी की तलाश में अम्मा और बड़ी बहनें सारा गोदाम उलट पुलट कर देती थी। मेरे लिए भी यही हुक्म था कि गोदाम की तमाम कीमती अशिया एक तरफ सलीके से लगाकर अपनी पुरानी चारपाई इस गोदाम में डाल दूं। आते वक्त मैं अपनी कोर्स की किताबें भी वहीं उठा लाया। अब स्कूल से वापसी पर खाने के बाद मैं चुपचाप ऊपर टीन की छत वाले कमरे में चला आता। शुरू में तो मुझे इंतहाई सुकून का एहसास होने लगा। तन्हाई मेरे वजूद में सरियत करने लगी और मेरा इस तन्हाई से दोस्ती हो गई। तन्हाई में हम खुद अपने साथ होते हैं, और मुझ जैसा लड़का जिसको किसी का साथ मुयस्सर नहीं होता, इसके लिए अपना ये साथ कितना गनीमत था ये मैं ही जानता था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये तन्हाई मुझसे बातें करने लगी। वो मुझे की तरह बदसूरत, लागर और कमतर नहीं समझती थी, बल्कि इसके लिए हकीकत में एक परीज़ाद था। वो मेरे साथ मुख्तलिफ दिलचस्प खेल खेला करती थी। मेरी तन्हाई कभी मुझे स्कूल में सबसे लायक होनहार तालिब इल्म बना देती, जो सारे जिले में अव्वल पोजीशन लेने के बाद यकायक भरे हुए हॉल में हेड मास्टर से ट्रॉफी वसूल कर रहे हैं। कभी भी स्कूल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनकर सारे मुकाबले जीत रहा होता था, तो कभी अपनी टीम को आखिरी बॉल पर जिता देता। सारा स्कूल दीवाना वार तालियां बजाता और मैं सारे जिले के स्कूलों में सब तकरीरी मुकाबलों में अव्वल आकर अपने हम जमातों के कंधों पर सवार वापस अपने स्कूल पहुंच जाता। गर्ज मेरी तन्हाई ने मेरा हर वो ख्वाब सच्चा कर दिया जिसका मैं आम जिंदगी में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। क्लास में मैं एक दरमियाने दर्जे का शर्मीला तालिब इल्म था जिसने गैर नसाबी सरगर्मियों तो दूर कभी नसाब में भी कोई गैर मामूली कारकर्दगी नहीं दिखाई थी। अगर गलती से उस्ताद कभी किसी सवाल का जवाब पूछ लिया करते तो मेरी टांगे कांपने लगती।
सांस फूल जाती और अगर कभी खुशकिस्मती से मुझे उस सवाल का जवाब आता भी हो तब भी मेरे मुंह से कुछ और ही निकलता था। इसलिए मुझसे किसी भी उस्ताद ने कोई तवक्को रखी ही नहीं और सब तवक्को रखना छोड़ दी। इससे बड़े भाइयों ने जैसे तैसे 10वीं का इम्तिहान पास करके क्लर्क की नौकरी करनी शुरू कर दी और अब वो अपनी दुनिया में मगन थे। इन्हें दिनों जब मैं 10वीं जमात में था, मेरी बड़ी बहन की बात कहीं तय हो गई। उसके ससुराल वालों की जिद के आगे हार कर अब्बा को रुखसती की हामी भरनी पड़ी। हमारी बरसों की लगी जिंदगी की रूटीन में एक जरा सी हलचल पैदा हुई और अम्मा ने आसपास की पड़ोसियों लड़कियों को ढोलकी के लिए हफ्ते भर के लिए रोजाना शाम को घर आने की दावत दी। ऐसे मौकों पर मैं ज्यादातर छत पर अपने कमरे में ही कैद रहता था। हालांकि मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं सहन में झुककर मोहल्ले की लड़कियों के शोरोगुल और हंगामे को देखूं। उनकी हंसी और कहकों की आवाज पर कमरे तक आती थी, पर मैं तो कई बार छत की ऊपर ही वापस लौट जाया करता था। किसी काम से बाहर जाना होता तो मैं चुपचाप सहन की पिछली जानिब से नीचे उतरकर घर का काम पूरा कर आता। उन दिनों सर शाम ही मोहल्ले के नौजवान लड़के हमारी गली के इर्द गिर्द मंडलाने लगे और मेरी अम्मा या अब्बा बिला वजह उस बात पर मचाने लगे और मेरे अम्मा और अब्बा के बुलावे पर भाग भाग कर हमारे घर के काम यूं करते जैसे इनका फर्ज हो। मुझ पर ये खेत बहुत देर में खुला। इनमें से हर एक मोहल्ले की किसी न किसी लड़के की एक झलक देखने के लिए आपस में गली ये आया करते थे। कभी कभार इनके करीब से गुजरते हुए इनकी सर्द आहें और इश्किया जुमले मेरे कानों में पड़ जाते। यार क्या हुआ, वो आई कि नहीं? उसका तो घर से निकलना ही अजाब हो चला है। तू बता, तेरी वाली आई या नहीं? हाँ आई तो है, पर उसकी अम्मा की बड़ी कड़ी निगरानी है आजकल। मैं हैरत से उन सब की बातें सुनता रहता और रश्क से इनको सबको देखता रहता। मेरी नजर में सब लोफर दर्जा रखते थे। भला इस दुनिया में किसी का महबूब बनने पर भी कोई दर्जा हो सकता है? आशिक तो लाख मिल जाएंगे, पर महबूब के दर्जे पर कोई भी फाइज होता है? ये खुद को कितना मुकम्मल कर देने वाला एहसास था कि कोई इस दुनिया में ऐसा भी है जो अपनी तन्हाई में आपको सोचता हो, आपकी फिक्र करता हो, आपकी याद उसके होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान भर देती हो। मुझ जैसी मामूली लड़के के लिए तो यही जिंदगी राज थी। लड़कियां मुझसे तो मोहल्ले के खुददार लड़के भी बात करना पसंद नहीं करते थे, या शायद मैं इनके लिए वाकई ही नहीं हुआ था। वो घंटों आपस में अपने आशिकों मशूकों की बातें करते रहते और मैं इनके करीब बैठे होने के बावजूद कभी इतनी तवज्जो का बाइस नहीं बन सकता था कि मुझसे कोई भी ये कह दे कि भाई जाओ जाकर अपना काम करो, यहाँ हमारे दरमियान घुसे बैठे हो। इनमें से अगर कभी किसी को कोई निगाह मुझ पर पड़ ही जाती तो वो बेपरवाही से कहता, यार परी जल्दी जाकर एक कैप बटन तो पकड़ ला, या दूसरा कहता अच्छा सुन 2 माचिसें भी लिपका लीजिए, कम बखत लाइटर तो हफ्ते भर नहीं चला। हम सब उम्र के उस दौर में थे जहां घर वालों से छुप कर सिगरेट पीना एक कारनामा समझा जाता था और उनकी नजरों में मेरी बस इतनी सी ही अहमियत ही थी कि मैं इनकी हल्की फुल्की खिदमत कर रहा हूँ, या फिर यूँ कह लें कि मैं उनकी नजर में बेजोर था। आशिक को खतरा सिर्फ उसके अपने रकीब से होता है और मेरी अपनी इतनी औकात ही नहीं थी कि मैं किसी को ना दर्जे के रकीब के ओहदे पर ही फायज हो सकूं। उन दिनों मोहल्ले में नाहीद का बड़ा चर्चा था। मोहल्ले के सभी लड़की नींदें हराम कर रखी थी उस परी चेहरे ने, और हमारी गली में जमा होने वाली इस भीड़ की बुनियाद भी वो ही हुआ करती थी, क्योंकि वो रोजाना अपनी माँ के साथ मगरिब के बाद हमारे घर के करीब में शामिल होने वाली थी। हमेशा नजरें झुकाए और सर पर ओढ़नी ओढ़े नाहीद को मैंने एक आध बार गली में आते जाते देखा था। बहुत शुक्रिया सामीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।